नमस्कार, स्वागत है आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर के इस वीडियोस पर। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिंगल फेज इन्वर्टर की। सिंगल फेज इन्वर्टर की जैसा कि हाफ ब्रिज होता है और फुल ब्रिज होता है, यहाँ पर जो हम पहले से पढ़ाई कर चुके हैं, तो यहाँ पर हम फुल ब्रिज लेंगे और इस फुल ब्रिज में हम ये क्या प्रॉब्लम्स है और इसको एलिमिनेट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे उसके बारे में देखेंगे। जैसे सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर हो गया, तो इसमें जो आउटपुट निकलता है वो आउटपुट होगा स्क्वायर वेव। अगर हम सिंपल इन्वर्टर यूज करें तो उसका आउटपुट हो गया स्क्वायर वेव, जो कि वीडी और माइनस वीडी होता है डीसी पोटेंशियल, जो डीसी इनपुट हम देते हैं, तो ये वीडी और माइनस वीडी में ऑसिलेट करेगा। जो स्क्वायर वेव है, इसका ड्रॉबैक ये होता है कि इस स्क्वायर वेव में बहुत सारे हार्मोनिक्स भी होते हैं। तो इसमें जो फंडामेंटल जो ग्रीन कलर का लाइन दिख रहा है, ये हमारा काम का है, जो कि फंडामेंटल है। आप देख रहे हो उसकी जो हाइट है ये डीसी से थोड़ी सी ज्यादा है। तो ये जो पीक वैल्यू हुआ, जो मैक्सिमम वैल्यू हुआ, वो वैल्यू होता है 4/π टाइम्स ऑफ वीडी, यानी 1.27 टाइम्स ऑफ वीडी। तो ये जो वैल्यू है वो ज्यादा है, 1.27 टाइम्स ऑफ वीडी। ये फंडामेंटल पीक वैल्यू है, जिसको हम इस तरह साइनसोइडल वेव में भी दिखा सकते हैं, 4VD/π इंटू साइन ओमेगा टी। इसके साथ इसमें थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट भी यूज होते हैं। ये जो थर्ड हार्मोनिक है उसकी मैग्नीट्यूड 1/3 ऑफ द पीक वैल्यू, यानी 4VD/π डिवाइडेड बाय 3। और इसको हम दिखा सकते हैं इस तरह साइनसोइडल वोल्टेज में, यानी एक साइकिल फंडामेंटल में आपके जो थर्ड हार्मोनिक है वो 3 साइकिल हो जाएगा। यानी इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये एक 50 हर्ट्ज अगर फंडामेंटल की फ्रीक्वेंसी है, तो थर्ड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 50 इंटू 3, वो हो गया 150 हर्ट्ज। तो ये जो 150 हर्ट्ज, उसी तरह हम फिफ्थ हार्मोनिक भी मिलेगा, सेवेंथ भी मिलेगा, नाइन्थ भी मिलेगा, ऐसे ऑड हार्मोनिक्स मिलेंगे। तो ये जो ऑड हार्मोनिक्स हो गए, तो ये इसमें से सिर्फ हमको जो काम का चीज है वो है फंडामेंटल। क्योंकि अगर हम एसी इनपुट देते हैं किसी भी मशीन पर, रोटेटिंग मशीन पर, तो वहां पर रोटेटिंग मशीन को सिर्फ फंडामेंटल चाहिए ताकि वो स्मूथली रोटेट कर सके। तो जब हम कोई एक सस्ता इन्वर्टर खरीद लेते हैं और उसमें स्क्वायर वेव है, यानी उसमें थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ, नाइन्थ ये सब हार्मोनिक्स हैं, तो ये जो थर्ड हार्मोनिक का जो फ्रीक्वेंसी है और ये जो करंट है, तो ये वोल्टेज और ये करंट प्रॉब्लम करेंगे। ये हमारे जो मोटर को थोड़ा सा ज्यादा टॉर्क, कभी कम टॉर्क, इस तरह ये पल्सेटिंग टॉर्क क्रिएट करेंगे और मोटर हमारा खराब हो सकता है। तो इसलिए इन थर्ड, फिफ्थ, इन सबको हार्मोनिक को निकालना भी है। इसको हम स्पेक्ट्रम एनालिसिस में दिखा सकते हैं। जैसे अगर VAB का हम कंपेयर करें N से, VAB-N फॉर डिफरेंट हार्मोनिक डिवाइडेड बाय जो मैक्सिमम वैल्यू है उससे अगर हम डिवाइड करते हैं, यानी 4VD/π, तो यानी 1.27 VD, अगर हम इससे डिवाइड करते हैं तो जो फंडामेंटल हो गया वो हो गया 1, और उसके बाद जो थर्ड हार्मोनिक हो गया वो 1/3, फिफ्थ हार्मोनिक हो गया 1/5, सेवेंथ हो गया 1/7। इस तरह ये जितने जितने हार्मोनिक बढ़ते जाएंगे उसके जो मैग्नीट्यूड है वो कम होते जाएंगे। और इन हार्मोनिक्स को निकालने के लिए जो टेक्निक यूज की जाती है उसको बोलते हैं साइनसोइडल पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, SPWM टेक्निक। तो अभी हम देखते हैं कि कैसे हम SPWM टेक्निक यूज करेंगे। तो ये जो टेक्निक है SPWM, इसके 2 भाग होते हैं, एक है बाइपोलर स्विचिंग और एक है यूनिपोलर स्विचिंग। तो हम दोनों अभी इसके बाद स्टडी करते हैं। अब यहाँ पर जो सर्किट डायग्राम हमने बनाया, ये यूनिपोलर, ये हमारा हो गया सिंगल फेज इन्वर्टर, फुल ब्रिज इन्वर्टर हो गया। तो फुल ब्रिज इन्वर्टर जो है, इसमें हमारा 4 स्विचेस यूज करते हैं और बीच में हमने लोड लिया है। तो जो लोड लिया है वो RL लोड है, और हमारा जो वोल्टेज अक्रॉस द लोड है उसको हम वेरिएबल लेंगे VAB। जो करंट लोड से जा रहा है वो हो जाएगा हमारा IA। और हमने जो स्विचेस लिए हैं, क्योंकि ये हाफ ब्रिज नहीं फुल ब्रिज है, इसीलिए एक टाइम पर 1 और 2 भी कंडक्ट करेंगे और दूसरे टाइम पर 3 और 4 कंडक्ट करेंगे। जब 1 और 2 कंडक्ट करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा स्विच 1 और 2 ऑन है तो A का जो पोल पोटेंशियल है A VD हो जाएगा, और B का जो पोल पोटेंशियल है वो 0 हो जाएगा। तो A B के अक्रॉस में वोल्टेज हो जाएगा VD। उसी तरह अगर हमारा 3 और 4 ऑन हुए, 3 और 4,
तो बी का जो पोल पोटेंशियल है वो हो जाएगा वीडी और ए का जो पोल पोटेंशियल है वो हो जाएगा 0। पोल पोटेंशियल जब हम बोल रहे हैं तो हम कंपेयर कर रहे हैं इसको और यहाँ पर एक टर्म लेते हैं एन। तो यहाँ पर हम दो कैपेसिटर लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम यहाँ पर इसको यूज ही नहीं कर रहे, सेंट्रल पॉइंट ही नहीं ले रहे। तो ए की जो पोटेंशियल है वी ए एन वो 0 हो जाएगी अगर 4 ऑन रहेगा तो, और 3 ऑन रहेगा तो बी और एन के बीच में हो जाएगा वीडी। तो इस तरह हमारे जो आउटपुट वोल्टेज है उसको हम बोलेंगे बाइपोलर। बाइपोलर बोलने से एक टाइम पर वीडी और दूसरे टाइम पर माइनस वीडी, यानी आउटपुट वोल्टेज ए बी का वैल्यू वीडी और माइनस बीडी, दो पोल वीडी एंड माइनस बीडी के बीच में ऑसिलेट कर रहा है, इसीलिए उसको हम बोलते हैं बाइपोलर। और फिर हमारा जो करंट है वो लोड करंट IA हो गया और जो हमारा जो इनपुट करंट है वो ID। यहाँ पर हम स्विच करंट को भी चेक करेंगे कि स्विच करंट कितना होता है IS1। तो सारे स्विच करंट भी देख सकते हैं, हम एक ही सैंपल लेके स्विच करंट कैसा होगा वो देखेंगे। तो अभी हम VAB का जो कैसे निकालते हैं साइनसोइडल पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन से, उसको हम स्टडी करते हैं। जैसा कि आपने देखा हमने एक लाइन ले लिया है, उसके ऊपर डॉटेड लाइन दो ले लिए हैं इक्वल हाइट में। तो ये हमें हेल्प करेगा इजी करने में, ताकि हम यहाँ पर एक रेफरेंस देखें -1 और 1, और इसके बीच में हम अभी पहले ट्रायंगुलर वेव बनाएंगे। तो हम पहले ट्रायंगुलर वेव बनाएंगे। यहाँ पर कोशिश करते हैं कि थोड़ा ढंग से बने। तो इस तरह हम ट्रायंगुलर वेव्स बनाएंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने ट्रायंगुलर वेव बनाया और ये हमने 5 साइकिल्स बनाए यहाँ पर ट्रायंगुलर वेव के। यहाँ से हो गया आपका, ये हो गया 1 2 3 4 5, यानी ये 5 साइकिल यहाँ पर खत्म होता है। तो हम इस 5 साइकिल को यूज करेंगे, मतलब 5 साइकिल ट्रायंगुलर वेव में हम एक साइकिल साइनसोइडल वेव का बनाएंगे। तो इसके जो हाफ पोजीशन है, जैसे यहाँ पर हो गया ये 1 2 3 4, ये 5, तो इसमें जो हाफ पोजीशन है वो रह जाएगा इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में यानी यहाँ पर। तो ये हमारा मिडिल पोर्शन हो गया। तो इस तरह हम अभी साइनसोइडल वेव बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि आपने हाफ साइकिल में हमने बनाया, ये हो गया हमारा इसका 1/4 टाइम। तो ये हाफ हो गया टोटल टाइम पीरियड का, और इधर हो गया T/4 टाइम्स। तो हमने इसको भी डिवाइड कर लिया, इसका हाफ कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पर। तो इस तरह हमारा हाफ ऑफ द आर्क रेडी हो गया, और दूसरा हाफ रेडी होने के लिए ये हमारा पीक को टच करेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा इसका हाफ हो रहा है, यानी 3T/4। तो हम इसका भी ड्रॉ करेंगे। अभी जैसे कि आपने देखा कि एक साइकिल बन गया है यहाँ पर। ये हमारा जो साइकिल बन गया है ये हमारा फंडामेंटल, यानी ये हमारा कंट्रोल वोल्टेज होगा, कंट्रोल वोल्टेज सिग्नल, जिसका जो पीक वैल्यू है वो 1 रहा और जो नेगेटिव वैल्यू पीक है वो भी -1 रहा। तो इस कंट्रोल वोल्टेज को हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, यानी मैग्नीट्यूड को कम ज्यादा कर सकते हैं। तो अगर अभी हमारा इसका जो पीक है 1 है, तो हम चाहें तो इसको पीक को 0.5 और नेगेटिव वैल्यू को भी -0.5। तो इस तरह हम इसको V कंट्रोल और इसको हम इसका जो फ्रीक्वेंसी है उसको F कंट्रोल बोलेंगे। सो हमारे पास अभी जो टर्म आ गए वो है, इसकी जो वैल्यू ये हो गया हमारा V कंट्रोल, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये F कंट्रोल। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है F कंट्रोल, ये ज्यादातर फ्रीक्वेंसी ये सब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आप लेके चलोगे 50 हर्ट्ज है इंडिया के लिए। और हमारा जो इसका कंट्रोल वोल्टेज है ये पीक में, ये मैग्नीट्यूड बताता है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है। तो अभी हमारा जो ट्रायंगुलर वेव है इसका भी तो पीक और नेगेटिव वैल्यू है, तो इसका जो वैल्यू होगी इस वेव फॉर्म है, इस वेव फॉर्म को हम बोलेंगे V ट्राई, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको बोलेंगे F ट्राई। तो इस तरह हमारा जो ट्रायंगुलर वेव, इसकी वोल्टेज वेव फॉर्म को V ट्राई और इसके फ्रीक्वेंसी को F ट्राई। तो ये क्यों जरूरी है कि इससे हमको क्या इंफॉर्मेशन मिलता है? इसको हमें ये इंफॉर्मेशन मिलता है जैसे कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स MA को बोलते हैं। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स, तो इसको इसकी वैल्यू होती है VC, जो मैक्सिमम वैल्यू है कंट्रोल वोल्टेज की, डिवाइडेड बाय VC ट्राई।
जो मैक्सिमम वोल्टेज है ट्रायंगुलर वेव की। तो यहाँ ट्रायंगुलर वेव की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 है, और जो कंट्रोल वोल्टेज है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो भी 1 है। तो ये जो एग्जांपल हम ले रहे हैं यहाँ पर MA की वैल्यू 1/1 दैट इज 1। तो इस तरह अगर हम इनकी फ्रीक्वेंसी को चेक करें तो मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू हो जाएगी उसको बोलते हैं MF। तो MF की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगा F ट्राई, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रायंगुलर वेव डिवाइडेड बाय FC, फ्रीक्वेंसी ऑफ द कंट्रोल वेव। तो यहां हम देख रहे हैं कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रायंगुलर वेव है वो रेफरेंस यानी कंट्रोल जो वेव है उसकी जो फ्रीक्वेंसी अगर हम 1 लेते हैं तो जो ट्रायंगुलर वेव की फ्रीक्वेंसी है ये 5 गुना है, 1 2 3 4 5, तो 5 गुना है। तो ये जो वैल्यू हो जाएगी MF दिस विल बी 5। तो इस तरह हमारे जो हमने जो एग्जांपल लिया इसमें MF का वैल्यू लिया हमने 5 और MA का वैल्यू लिया 1। अगर हम ट्रायंगुलर वेव की जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम बढ़ाते हैं तो हमारा MF बढ़ेगा, और MA का वैल्यू 1 से नीचे करते हैं तो ये घटेगा, और 1 से ज्यादा भी हम कर सकते हैं, क्योंकि साइनसॉइडल जो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन टेक्निक होती है तो इसमें जो MA की वैल्यू है ये 1 से नीचे ही किया जाता है। तो 1 से नीचे करने से ही हमको जो आउटपुट है वो सही से मिलेगा। अगर हम M का वैल्यू 1 से ज्यादा लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं ओवर मॉड्यूलेशन। तो ओवर मॉड्यूलेशन में वो भी इंपॉर्टेंट है ओवर मॉड्यूलेशन, पर वो यूजुअली साइनसॉइडल पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में नहीं जाता है, क्योंकि उसमें हमें वो जो हार्मोनिक जो एलिमिनेशन की जो फायदे हैं वो नहीं मिलेंगे। तो ओवर मॉड्यूलेशन तभी किया जाता है जब हमको आउटपुट वोल्टेज की जरूरत पड़ती है, ज्यादा आउटपुट वोल्टेज चाहिए तो हम इसको ओवर मॉड्यूलेशन में जा सकते हैं। और तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे कि MA का वैल्यू अगर लेस देन 1 ग्रेटर देन 0 है तो ये SPWM टेक्निक में यूज होता है, यानी अंडर मॉड्यूलेशन। और MA का वैल्यू अगर मोर देन 1 हुआ तो ये वैल्यू हमारी जो आउटपुट वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज VAB, तो ये वैल्यू चेंज वेरी करेगी VDC और 4VDC बाय पाई, तो इसके बीच में वेरी करेगी। पर अगर ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स हमारा 0 और 1 के बीच में है तो जो हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है VAB, तो ये हमारा जो वेरी करेगा, इसका जो पीक वैल्यू है, यहाँ जो पीक वैल्यूज है ये हमारा वैल्यू करेगा MA टाइम्स ऑफ VD। तो ये जो AB का जो वैल्यू हो गया, जो पीक वैल्यू हो गया, अगर हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स 0 और 1 के बीच में है MA का वैल्यू, तो ये MA टाइम्स ऑफ VD होगा, इसका जो पीक वैल्यू। पीक वैल्यू मतलब जो VAB जो फंडामेंटल कंपोनेंट है, तो यहाँ पर फंडामेंटल कंपोनेंट के लिए हम 1 लिख देते हैं, इधर भी फंडामेंटल कंपोनेंट के लिए 1 लिखे। तो इसका जो फंडामेंटल कंपोनेंट है वो MA टाइम्स ऑफ VD होगी। तो MA जैसे जैसे कम होगा उसका फंडामेंटल मैग्नीट्यूड कम होते जाएगा, और MA अगर इसका वैल्यू ज्यादा है तो ये जो VAB 1 का जो वैल्यू है वो VD और 4/पाई की वैल्यू कितनी है 1.27, तो उसके बीच में वेरी करेगी। तो ये ओवर मॉड्यूलेशन हम लोग नहीं स्टडी करेंगे। ओवर मॉड्यूलेशन स्पेशल केसेस में यूज होती है, अंडर मॉड्यूलेशन SPWM में यूज होती है। तो यहाँ SPWM में ये कैसे यूज करेंगे और हम कैसे स्विचिंग करेंगे, इसके लिए हमें ये साइनसॉइडल और ये ट्रायंगुलर वेव की जरूरत थी। अभी हम 2 केस लेंगे, एक जब हमारा जो साइनसॉइडल का जो कंपोनेंट है वो ट्रायंगल से ज्यादा होगा तब, और दूसरा केस लेंगे जब ट्रायंगल का जो कंपोनेंट यहाँ देख रहे हो छोटा सा, तो ट्रायंगल वेव का जो कंपोनेंट है इंस्टेंटेनियस वैल्यू है वो अगर हमारा साइनसॉइडल कंपोनेंट से ज्यादा है तब हम 2 केस लेंगे। तो दोनों केस में हम गेट पल्स जनरेट करेंगे। एक गेट पल्स जब साइन कंपोनेंट ट्रायंगुलर वेव के जो मैग्नीट्यूड है इंस्टेंटेनियस वैल्यू से ज्यादा होगा, और दूसरा हम गेट पल्स जनरेट करेंगे जब ट्रायंगुलर वेव का जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू साइनसॉइडल से ज्यादा होगा। इन दोनों डिफरेंट केसेस में हम गेट पल्स जनरेट करेंगे। अब हमने यहाँ पर क्या किया, जहां जहां पर साइन और ट्रायंगुलर के बीच में इंटरसेक्शन हो रहे थे ये सारे जगह पर हमने डॉटेड लाइन करके नीचे तक ले लिया। तो ये 1 2 यहाँ पर 3 4 फिर 5, ये रेड लाइन को हमने दिखाया है क्योंकि ये मिडिल लाइन है पाए, सो हम इसको रेड लाइन में दिखाए।
और फिर इंटरसेक्शन हुआ ग्रीन लाइन, और ग्रीन लाइन से दिखाया गया इंटरसेक्शन, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर फिर 2, ये यहाँ पर है उसका जो 3/4, और फिर हमारा जो इंटरसेक्शन यहाँ पर हुआ, इन दोनों में इंटरसेक्शन हुआ। तो हम अभी ये हमें इजी करेगा जो आउटपुट पल्स वेव फॉर्म है उसको दिखाने के लिए। तो अब हमारा जब इंस्टैंटेनियस साइनसॉइडल वोल्टेज और जो ट्रायंगुलर वोल्टेज से ज्यादा होगा तो कंडीशन क्या हम लेंगे, पहला कंडीशन IG1 हम तब ऑन करेंगे जब हमारा V कंट्रोल इज ग्रेटर देन V ट्राई। यानी हमने क्या किया, अगर IG1 हम तब ऑन करेंगे जब V कंट्रोल ग्रेटर देन V ट्राई, यानी V कंट्रोल का जो मैग्नीट्यूड है वो इससे ज्यादा है। तो ठीक है, फिर हम अभी ड्रॉ कर देते हैं। चलो इसको हम रेड लाइन से बनाते हैं। तो ये हमारा हो गया V कंट्रोल, ये हो गया एक। दूसरा हम ग्रीन लाइन से ग्रीन लाइन के बीच में रहेगा, सॉरी, तो ये हमारा हो गया जब ग्रीन के बीच में ही शिफ्ट रहेगा। तो इस तरह से फिर दूसरा यहाँ पर, फिर यहाँ पर, और इस तरह ये आगे चल जाएगा दूसरे साइकिल में। तो इस तरह हमें अब यहाँ 2π तक हमें मिल गया। तो हमने क्या देखा है यहाँ पर कि जो IG1 है, जो पल्स हम क्रिएट कर रहे हैं, वो यहाँ पर 1 2 3 4 5, यानी 5। और यहाँ पर ये अगर हम दूसरे साइकिल में भी देख लें, क्योंकि ये जो 2π है ये इससे पहले से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर भी ये इससे पहले से ही स्टार्ट किया होगा। यानी अगर हम ट्रायंगुलर वेव को यहाँ पर एक्सटेंड करें तो इस तरह, और इस डॉटेड लाइन को लें, तो ये कुछ यहाँ से स्टार्ट है, पहले से स्टार्ट है। तो अगर हम बोले कि ये यहाँ से स्टार्ट है, तो अगर हम इसको थोड़ा सा लीड ले लें यहाँ पर, और यहाँ से स्टार्ट है, तो ये वाले को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। यानी हम टाइम पीरियड को यहाँ से 0 से थोड़ा सा पहले से स्टार्ट करके यहाँ तक ले सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे इंपॉर्टेंट ये है कि वहीं से लेते हैं, जहां 0 है वहीं से लेते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि एक साइकिल में कितने पल्स क्रिएट हो रहे हैं। तो पल्स हो रहे हैं 1 2 3 4 5। तो टोटल यहाँ जो पल्स हो रहे हैं, जो IG1 में ऑन एंड ऑफ कितनी टाइम हो रही है, तो 1 2 3 4 5 टाइम्स हो रही है। इस तरह IG2 में कब होगी, IG2 में इसके कंप्लीमेंट्री होगी। तो IG2 में क्या होगा, यहाँ पे जो जगह है जहां पर खाली है, यहाँ पर आपका IG2 में पल्स क्रिएट होगा। तो ये अपना जो IG2 है वहां पर हमने पल्स क्रिएट कर लिया। तो इससे इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है वो इंपॉर्टेंट है। तो इंफॉर्मेशंस के लिए तो ये हो गया IG2। तो IG2 में भी हमने देखा एक साइकिल में 1 2 3 4 5, तो 5 पल्सेस मतलब 5 टाइम्स ऑन ऑफ हो रहे हैं। तो IG2 में 5 टाइम्स, IG1 में 5 टाइम्स। तो ये हमें MF अगर फ्रीक्वेंसी है, मॉडुलेटिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अगर 5 है, तो इसका मतलब जो IG1 की जो ऑन एंड ऑफ होगी वो 5 टाइम होगी एक साइकिल के अंदर, और IG2 भी 5 टाइम्स ऑन ऑफ होगी। तो इन दोनों को अगर हम कैसे दें, IG1 को हम देंगे 1 और 2 में एक साथ। जब 1 में देंगे तभी हम 2 में भी देंगे। और IG2 है, इसको हम IG3 लिखते हैं। जो IG3 होगी इसको हम देंगे 3 और 4 में एक साथ देंगे। अगर हम 3 और 4 को एक साथ पल्स दिए तो हमारा नेगेटिव वोल्टेज आएगा, और हम 1 और 2 में एक साथ पल्स देते हैं तो हमें पॉजिटिव वोल्टेज मिलेगा। तो यहां पर हम लिख लेते हैं इसको कि अगर हम IG2 ऑन तब होगा, यानी IG3 ऑन तब होगा जब VC इज लेस देन V ट्रायंगुलर। तो ये हमारा लॉजिक यूज करने के लिए हम इसको लॉजिक यूज किए। तो इससे हमको जो आउटपुट वोल्टेज मिला, वो आउटपुट वोल्टेज IG1 जब ऑन था तो प्लस VD, फिर जब IG2 ऑन है तो माइनस VD। इस तरह हमें जो आउटपुट वोल्टेज है वो मिलेगा। तो इस तरह जो आउटपुट वोल्टेज मिला इसको हम बोलते हैं बाइपोलर स्विचिंग। और ये देखिए जो आउटपुट वोल्टेज है
यहाँ पर जो आउटपुट वोल्टेज मिला इसको बाइपोलर बोला जाएगा। ये हमारा 0, ये हो गया VD, ये हो गया -VD। तो ये हमारा जो वोल्टेज है ये VAB इंस्टेंटेनियस वैल्यू, और ये इस तरह आउटपुट वोल्टेज मिला। तो इसका जो टाइम पीरियड जहां से वही रहेगा 2 पाई, और यहाँ जो पाई का वैल्यू है वो पाई। तो इस तरह आप देख रहे हो कि इसमें जो आउटपुट वोल्टेज है पॉजिटिव हाफ में इसकी मैग्नीट्यूड VD की मैग्नीट्यूड से ज्यादा है, और फिर जब नेगेटिव वैल्यू आएगी तो VD का जो -VD की वैल्यू वो बढ़ जाएगी। तो इस तरह हमें जो करंट मिलेगा वो साइनसोइडल करंट ही मिलेगा। तो यहाँ पर MF का वैल्यू हमने 5 लिया है। प्रैक्टिकली MF 5 यूज नहीं किया था, क्योंकि MF 5 अगर हम यूज करें इससे कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा। तो हम अगर MF की वैल्यू 21 लें या 9 से ज्यादा लें तो हमको उसके कुछ बेनिफिट मिलेंगे। 5 में कुछ ही बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो अगर हम 9 और उसके अबव लेते हैं तो MF की वैल्यू तो हमको हार्मोनिक एलिमिनेशन में फायदा मिलेगा। तो ये जो आउटपुट वेवफॉर्म बना, तो इसका अगर हम फोरियर सीरीज एनालिसिस करते हैं तो हमको जो वैल्यू मिलेगा, फोरियर सीरीज एनालिसिस करेंगे तो जो पैटर्न मिलेगा उसको हम दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमने जो y एक्सिस में लिया वो है VAB n मतलब कौन सा ऑर्डर हो सकता है, 1 हो सकता है, 1, 3, 5, जितने भी हार्मोनिक ऑर्डर हम लेंगे, डिवाइडेड बाय VD। तो हमने पिछले वाले जो हार्मोनिक दिखाए थे स्पेक्ट्रम, इसमें हमने 4 VAB n बाय 4 VD बाय पाई दिखाए थे, क्योंकि 4 VD बाय पाई मैक्सिमम वैल्यू था। तो यहाँ पर 1 का मतलब है कि वो वैल्यू है 1.27 VD। तो ये हम जो दिखाए थे स्क्वायर वेव, इसमें मैक्सिमम वैल्यू 1.27 VD था, पर यहाँ पर जो हमने जो साइनसोइडल पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन यूज किया जो कि अंडर मॉड्यूलेशन है 0 से 1 के अंदर, तो इसीलिए इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हो जाएगी VD, क्योंकि MA का वैल्यू मैक्सिमम अगर 1 है तो VAB का जो मैक्सिमम वैल्यू 1 का फंडामेंटल का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हो जाएगा 1। तो इसलिए हम इसका जो फंडामेंटल है उसको हम दिखाएंगे, यहाँ पर इसको 1 से दिखाएंगे कि ये हमारा जो फंडामेंटल है, ये जो फर्स्ट ऑर्डर हार्मोनिक है, उसकी जो वैल्यू है वो अगर 1 होता है, यहाँ पर अगर ये वाली वैल्यू है 1, तो इसके कंपेयर में बाकी जो हार्मोनिक्स होंगे वो कैसे होंगे। जैसे कि हमने MF का वैल्यू लिया यहाँ पर 5, ठीक है। तो अगर हम MF का वैल्यू हम लेते हैं यहाँ पर 5 इसलिए लिए थे क्योंकि हमें ये वेव फॉर्म ड्रॉ करने के लिए इजी होगा। तो हम MF का वैल्यू 5 लेने से ज्यादा हमको अच्छा आंसर नहीं मिलेगा, तो हम MF की वैल्यू यहाँ पर 9 लेते हैं। सॉरी, तो हमने MF की वैल्यू लिया 9, और यहाँ जो हार्मोनिक ऑर्डर होगा उसका जो एक फॉर्मूला होता है वो है n इज इक्वल टू J टाइम ऑफ MF प्लस माइनस K। और यहाँ पर सिंपल फॉर्मूला है कि अगर J अगर ऑड नंबर है तो हमारा जो K होगा वो इवन नंबर होगा, और अगर J इवन नंबर है तो K हो जाएगा ऑड। इसको समझने के लिए हम एक MF की वैल्यू लेते हैं 9। तो कोई पूछ सकता है कि MF की वैल्यू हमेशा ऑड नंबर ही क्यों होगा। अगर हम इसको ऑड नंबर यूज करते हैं तो ये हमारा हाफ वेव सिमेट्री जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो हाफ वेव सिमेट्री होगा, और ये जो ऑड फंक्शन भी होगा। तो इसके कारण MF का वैल्यू अगर हम ऑड लेते हैं ये बेहतर है, अच्छा होगा। तो इससे हमें जो इवन सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स ही रहेंगे आउटपुट में। तो MF के वैल्यू यहाँ 9 ले लिए। अब J का वैल्यू अगर ऑड है, सपोज 1 है, तो 9 इंटू 1 तो यानी N का वैल्यू 1 प्लस माइनस K होगा, और K इवन है। तो अगर हम एक वैल्यू लेते हैं कि MF का वैल्यू 9 इंटू 1 यानी 9 रहा, तो प्लस माइनस K मतलब इवन नंबर, तो +2, 9 + 2 11, और 9 - 2 7, यानी हमारे जो हार्मोनिक्स होंगे वो 9 - 2 + 2। फिर अगर हम इसको +4 - 4 भी करेंगे तो भी चलेगा। +4 - 4 मतलब 13 और -4 मतलब 5। तो ये इस तरह
जो फर्स्ट हार्मोनिक होगा वो एमएफ में आएगा और उसके साइड बैंड्स होंगे, यानी 7 और 11 को साइड बैंड बोलेंगे और 5 और 13 को उसके भी साइड बैंड बोलेंगे, पर उसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो कम हो जाएगी। तो हम यहाँ पर दिखाते हैं, यहाँ पर जैसे 1, ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो यहाँ पर 13, 14 इस तरह हम बाकी भी दिखा सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल ये काफी है एग्जाम्पल में। तो ये हमारा जो 9th ऑर्डर हार्मोनिक इधर दिखा और 7th आपका जो है वो साइड बैंड हो गया 7 और 11 का, और हमारा जो 5 एंड 13 है वो अनदर साइड बैंड हो गया। तो इस तरह जो फर्स्ट हार्मोनिक जो हमारा दिखेगा वो एमएफ होगा, यहाँ पर एमएफ -2, एमएफ -4 और इस तरह यहाँ पर एमएफ +2 और एमएफ +4 होगा। इस तरह हमारे जो हार्मोनिक्स होंगे वो इस तरह आपको दिखेंगे। तो अगर नेक्स्ट हार्मोनिक अगर पूछा जाए तो नेक्स्ट हार्मोनिक क्या होगा, तो पहले 9 हो गया और उसके हमने साइड बैंड्स देख लिए। तो दूसरा जो एमएफ होगा वो ऑड नंबर हम लिए थे, तो पहले हम जे का वैल्यू 1 लिए, अब जे का वैल्यू 3 लेंगे, यानी सपोज हम जे का वैल्यू 2 लेंगे क्योंकि उसके बाद 1, 2, 3, 4, तो जे का वैल्यू 2 लिए, तो 2 होने से 2 इंटू एमएफ 18 हो जाएगा। तो अगर 18 होगा तो 18 के का वैल्यू ऑड नंबर होगा, तो के का वैल्यू जब अगर ऑड नंबर है तो 18 + 1 कितना होगा 19 और -1 होगा 17, फिर प्लस और फिर 19 के बाद 18 तो हार्मोनिक हो नहीं सकता क्योंकि ये इवन नंबर है, क्योंकि हमें फॉर्मूला में यूज करना है जैसे 9 इंटू 2, तो 9 इंटू 2 18 हुआ, +1 -1, फिर +3 -3, क्योंकि ऑड नंबर हम ले रहे हैं तो इसलिए +3 लेने से 18 + 3 21 और 18 - 3 हो गया 15। तो जो हार्मोनिक हमारे होंगे वो होंगे कि 18 तो होगा नहीं क्योंकि इवन नंबर है, तो 19, 17, 15, 21 ये साइड बैंड्स होंगे, यानी 18 के साइड बैंड्स होंगे। तो इस तरह हम स्पेक्ट्रम में दिखा सकते हैं, इस तरह हम दिखा सकते हैं कि हमने फंडामेंटल दिखाया, उसके बाद जो नेक्स्ट हार्मोनिक है वो एमएफ -2 + 2 -4 + 4, और अगर हम 2mf लेते हैं तो 2mf तो इवन नंबर है तो वो नहीं रहेगा, 2mf -1, 2mf -3, 2mf +1, 2mf +3। तो इस तरह हमारा 2mf हो गया। फिर जो थर्ड हार्मोनिक, फिर जो नेक्स्ट जो सीक्वेंस बनेगा वो है 3mf। सो उसी जिस तरह mf के साइड बैंड्स हुए थे उस तरह 3mf के भी साइड बैंड होंगे। तो इसमें जो कैच है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर mf हमारा इतना इंपॉर्टेंट है कि पहला जो हार्मोनिक है वो mf ही बनता है, तो mf को अगर हम 21 लें तो 21 के जो साइड बैंड्स होंगे वो 19 और 17, यानी 17th ऑर्डर तक बाकी ये जगह पूरा खाली हो जाएगा, यानी यहां से 3rd से 17 कोई भी हार्मोनिक रहेंगे नहीं। तो ये बाइपोलर स्विचिंग यूज करके अगर हम साइनसोइडल पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन यूज किए, इस तरह साइनसोइडल पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन यूज किए और इस जो वोल्टेज वेवफॉर्म है इसके हम फोरियर सीरीज एनालिसिस करते हैं, तो हमको ये फायदा मिलता है। अगर एमएफ की वैल्यू 5 हमने सिर्फ समझाने के लिए दिखाया था, पर एमएफ 9 एंड अबव लेते हैं तो 21 लेते हैं, तो 21 लेंगे तो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, हमारी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है एफसी वो है 50 हर्ट्ज। अगर हम 21 स्विचिंग फ्रीक्वेंसी लेते हैं, यानी सॉरी, अगर हम इसके 21 टाइम्स लेते हैं तो 21 इंटू 50 ये हो जाएगी हमारी 1050, यानी 1 किलो हर्ट्ज ही होगा, सिर्फ 1 किलो हर्ट्ज। तो अगर हम हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सपोज 400 हर्ट्ज है तो ये हमारी जो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी है वो 4 किलो हर्ट्ज हो जाएगी। तो इस तरह हमारी जो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी है वो अगर ज्यादा रहेगी तो इससे हमें फायदा ये मिलेगा कि हार्मोनिक टोटल नहीं रहेंगे, यानी एमएफ की वैल्यू 21 है तो 17 तक सारे हार्मोनिक्स निकल जाएंगे, तो हमारा जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो प्योरली साइनसोइडल होगा। और जो हायर हार्मोनिक्स हैं वो डिवाइड भी होते हैं हायर नंबर से, जैसे 17th हार्मोनिक वो डिवाइड होगी 17 से, तो उसकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो बहुत ही कम हो जाएगी।
तो इस तरह हमारा जितना एमएफ का वैल्यू ज्यादा लेंगे वो अच्छा है। और ये प्रीफर किया गया है कि जो ट्रायंगुलर वेव की फ्रीक्वेंसी है स्विचिंग इस तरह किया जाए कि ट्रायंगुलर वेव आइदर 6 किलोहर्ट्ज से नीचे रहे या फिर 20 किलोहर्ट्ज से ऊपर रहे, ताकि जो ऑडिबल नॉइज है वो उसकी रेंज होती है 6 से 20 किलोहर्ट्ज। तो अगर ये 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी है तो वो नॉइज नहीं आएगी। तो अगर हमारा स्विचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो इससे लॉस भी होता है, यानी अगर हम बहुत ज्यादा स्विच स्पीड से ऑन ऑफ करते हैं तो स्विचिंग लॉसेस भी होंगी। तो अगर स्विचिंग लॉस है और 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा भी हम जा रहे हैं, तो अगर स्विचिंग लॉस है पर अगर ये 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा है तो इसके कारण जो नॉइज नहीं होगा तो सही है। पर स्विचिंग लॉस को इल्यूमिनेट करने के लिए हम लोग सोच सकते हैं कोई सॉफ्ट कंप्यूटिंग या कोई टेक्निक यूज करने के लिए। पर अगर हम 6 किलोहर्ट्ज से नीचे कर रहे हैं तो स्विचिंग लॉस है, पर इसके हमें जो फायदे हो रहे हैं, जो हार्मोनिक्स निकल रहा है बहुत ही आसानी से, तो ये सुपरसीड कर लेता है कि ये फायदा बहुत अच्छा है। तो इस तरह हमें बाइपोलर स्विचिंग यानी साइनसोइडल पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज करके बहुत फायदा हुआ एंड इससे हमें हार्मोनिक्स निकल गए एमएफ तक। तो एमएफ की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी अच्छी रहेगी। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया कि सिंगल फेज इन्वर्टर किस तरह हम साइनसोइडल पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन यूज कर सकते हैं बाइपोलर स्विचिंग टेक्निक यूज करके। तो इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम पढ़ाई करेंगे वही साइनसोइडल पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, पर यहाँ पर हम यूनिपोलर स्विचिंग टेक्निक यूज करेंगे। तो यूनिपोलर स्विचिंग में कैसे आउटपुट वोल्टेज चेंज होगा उसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। धन्यवाद आप सबको।